हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां आपके लिए हम बहुत सारे नॉवेल्स, लाइव शोज़ और डिस्कशंस लेके आते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं अपने मशहूर नॉवेल्स में से एक क्लासिक नॉवेल, रंग जाऊं तेरे रंग, तहरीर अनाया इलियास। एक बहुत खूबसूरत और दिल को छू जाने वाली कहानी, मगर एक नए अंदाज से। यानी अब आप ये नॉवेल वॉइस ओवर वीडियो और रीडिंग फॉर्म दोनों में देख पाएंगे। अगर आपको हमारे ये अंदाज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, आइकॉन बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस सबसे पहले देखने को मिले। तो चलें नॉवेल की तरफ। नॉवेल रंग जाऊं तेरे रंग, तहरीर अना इलियास, पार्ट 5। आगे ही कौन सा जिंदगी आसान थी मेरे मौला, अब तो और भी मुश्किल हो गई है। बेड पर बैठी घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे वो अल्लाह से मुखातिब हुई। रीम से बात करने के बाद कितनी ही देर उसे लगा उसका दिमाग अपनी जगह पर नहीं है। गुस्से को कंट्रोल करके अशाज ने किसी का नंबर मिलाया। मैं एक नंबर तुम्हें सेंड कर रहा हूँ, मुझे उसकी पिछली कॉल्स का रिकॉर्ड चाहिए। कल तक अपने एक दोस्त को फ़ोन करके वो किसी और नंबर की नहीं, अरशद के नंबर की बात कर रहा था। न जाने इससे क्यों शक हुआ कि उस दिन पहले से तयशुदा प्लान के तहत उसे ट्रैप किया गया था। फ़ोन बंद करके उसने एक और नंबर डायल किया। अब की बार वो उस होटल के मालिक को फ़ोन कर रहा था जहां वो ठहरे थे। हेलो, मैं अशाज बात कर रहा हूँ। इसका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं था। जी सर, वो फ़ौरन मुअद्दब हुआ। मुझे उस रात आपके होटल के चंद कमरों का रिकॉर्ड चाहिए। सबसे पहले मेरे कमरे के बाहर के कॉरिडोर का, फिर आपके हॉल का। उसकी बात सुनकर वो कुछ लम्हे के लिए हिचकिचाया। सर, मगर नहीं, होटल बंद करवाना मेरे दाएं हाथ का खेल है। कोई भी केस करवा कर कल आपका होटल सेल करवा दूंगा। वो धमकी आमेज लहजे में बोला। जी सर, हमें चंद दिन दें। अब की बार वो मान गया। ठीक है, 2-3 दिन में मुझे सारी रिकॉर्डिंग चाहिए, कहते साथ ही उसने फिर से फ़ोन बंद कर दिया। अब उसे रीम की इज्जत की नहीं, अपने आप को क्लियर करने की ख्वाहिश थी। एक बार वो उसे बताना चाहता था कि वो बुरा नहीं। न जाने क्यों उसे कभी किसी की परवाह नहीं रही थी, मगर इस लड़की की परवाह क्यों हो रही थी? शायद सुमैरा ने इसे सही से जान लिया था। ये मामला किरदार को साफ दिखाने का नहीं, दिलों का था शायद। अगले दिन से उसने शूटिंग शुरू कर दी थी, मगर रीम सेट पर नहीं आई थी। ना अब उसे बुलाने की अशाज को ख्वाहिश थी। शाम में वो पैकअप करवा कर अपने जिम में एक्सरसाइज कम और अपने अंदर का गुबार ज़्यादा निकाल रहा था। आधे घंटे से ज़्यादा हो गया था। वो मुसलसल एक्सरसाइज करने में मसरूफ़ था। उसकी तवज्जो तब टूटी जब मोबाइल गुनगुनाया। एक्सरसाइज छोड़कर सामने मौजूद टेबल पर पड़ा मोबाइल उठाया। कोई अनजान नंबर था। पहले तो उसने सोचा कि जाने दे, फिर कुछ सोचकर फ़ोन उठा लिया। हेलो, उसकी भारी भरकम आवाज़ स्पीकर पर उभरी। हेलो बेटा, मैं रीम की वालदा बात कर रही हूँ। दूसरी जानिब से जिस हस्ती ने उसे अपना तारुफ करवाया वो बेतरह चौंक गया। जी, कैसी हैं आप? खैरियत है? रीम ठीक है? एकदम उसे तशवीश हुई। वो जिस कदर डरपोक और बुज़दिल थी, उससे कोई तवक्को नहीं थी कि इस सब का असर लेकर खुदकुशी की कोशिश कर लेती, क्योंकि रोज़ न्यूज़ चैनल्स पर उन्हीं की खबर गर्दिश कर रही थी। जी बेटे, इस किस्मत की मारी को क्या होना है? उनके जवाब पर उसका दिल यकदम सिकुड़ा। वो अंदाज़ा कर सकता था कि उसके घर वालों पर क्या गुजरी होगी। देखिए आंटी, उस दिन जो भी हुआ वो हमें किसी ने ट्रैप किया था। दुश्मनी मेरे साथ थी, मगर उसकी लपेट में रीम ख्वामखा आ गई। वो जिसने कभी किसी को सफाई नहीं दी थी, आज उस दुश्मन जान की माँ को सफाइयाँ दे रहा था, अपना दामन साफ दिखाने के लिए नहीं, बल्कि रीम को बचाने के लिए। मगर बेटे, आपकी इस दुश्मनी में सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा हुआ है। आप सोच नहीं सकते, पूरे ख़ानदान ने हम पर थू थू की है। न सिर्फ वो, बल्कि मोहल्ले वालों ने हमारा जीना हराम कर दिया है। मैं जानती हूँ रीम कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, मगर हम किस किस को सफाइयाँ दें? वो नम लहजे में बोली। अशाज के पास उनकी बात का जवाब नहीं था।
वो अंदाज़ा कर सकता था कि लोअर मिडिल क्लास के लोगों में ऐसा स्कैंडल ज़िंदगी और मौत के मुतरादिफ होता है। आंटी आप हुक्म करें, मैं इस सब को कैसे ठीक कर सकता हूँ? मैं खुद इसी बात पर बहुत अज़ियत से गुज़र रहा हूँ। तौलिए से पसीना खुश्क करते वो हारे हुए अंदाज में पास पड़े सोफे पर गिरने के से अंदाज में बैठा। बेटा मैं तुमसे हमारी इज्जत बचाने की भीख मांगती हूँ। तुम तुम रीम से निकाह कर लो। उसके हाथों और पैरों के सबब पहले ही लोग रिश्ते से इनकार कर देते थे। अब ऐसी कालक मलवाने के बाद तो कोई अपना नाम उसे नहीं देगा। वो रोते हुए इल्तिजा कर रही थी और अशाज साकत बैठा था। प्लीज़ बेटा, इनकार मत करना, एक माँ की इल्तिजा है। वो उसे मना रही थी। क्या रीम तैयार हो जाएगी? कुछ लम्हों बाद उसके मुंह से अल्फाज बड़ी मुश्किल से निकले। हाँ, मैं उसे तैयार कर लूँगी, तुम फिक्र मत करो। बस तुम मुझे अपनी रजामंदी बताओ, वो जल्दी से बोली। मैं कल शाम ही आपकी खिदमत में इस काम के लिए हाजिर हो जाऊँगा, वो अटल लहजे में बोला। अल्लाह तुम्हें बहुत अजर दे बेटे, मुझे माफ़ कर देना, मैं खुद गर्जी दिखा रही हूँ। उनकी बात पर वो हौले से मुस्कराया। अजर तो अल्लाह ने उसे बग़ैर तगो-दो की सूरत में दे ही दिया था, और ये खुदगर्जी नहीं, उसकी चाहत थी। प्लीज़ ऐसा मत कहिए, अपनी कैफियत के बरक्स वो ठहरे हुए लहजे में बोला। सुमैरा काम से लेट वापस आई। लाउंज में दाखिल हुई तो अशाज को महवा इंतज़ार पाया। रात के 11 बजे वो अमूमन अपने कमरे में ही होता था। खैर है, आज मेरे भाई को मेरा इंतज़ार था, लतीफ़ सा तंज करते उसके हमरा सोफे पर बैठी। हाँ, तुम्हें कल एक निकाह के फंक्शन में दावत देने के लिए जाग रहा हूँ, मामूल किसी अंदाज में उसे इत्तला दी। अच्छा, किसका निकाह? वो हैरत से बोली। तुम्हारे इस भाई और मायानाज राइटर रीम का। उसकी बात पर सुमैरा बुरी तरह चौंकी, फिर अजीब नज़रों से अशाज को देखा। क्या हो गया है? तबीयत ठीक नहीं लग रही तुम्हारी? उसके माथे पर हाथ रख कर चेक किया। मजाक के मूड में नहीं हूँ मैं, अशाज ने उसका हाथ झटका। पागल वागल हो गए हो क्या? उसकी हैरत कम नहीं हो रही थी। क्यों? शादी क्या पागल करते हैं? फिर तो सबसे पहले तुम पागल हो, जिसने मुझसे पहले मंगनी की हुई है और अनकरीब शादी का इरादा रखती हो। वो उस पर चोट कर गया। अशाज, मुझे सब सच बताओ, वो उंगली उठाकर वार्न करने के अंदाज में बोली, और फिर वो उसे हर बात बताता चला गया जो कुछ उसके और सुल्ताना के दरमियान शाम में गुफ्तगू हुई थी। क्या रीम मान जाएगी? उसने भी वही खदशा जाहिर किया जो अशाज ने किया था। ये उसकी अम्मी का डिपार्टमेंट है, उसने हाथ उठाकर गोया इस काम से बेफिक्री जाहिर की। और अगर हम चले गए और वो नहीं मानी? सुमैरा को एक और फिक्र लाहक हुई। तुम पहले नाना से बात करो, मगर मैं किस वजह से इतनी जल्दी निकाह कर रहा हूँ ये नहीं बताना। उसकी बात पर वो सर हिलाकर रह गई। तुम भी चलो, तुम्हारा सारा इख्तलाफ अपनी जगह, मगर वो हमारे बड़े हैं अशाज। सुमैरा की बात पर वो चंद पल खामोशी से उसे देखता रहा, फिर उठा। वो दोनों उनके कमरे में आए। अरे आज मेरी कमरे की किस्मत कैसे जाग गई? वो बेड पर बैठे कोई किताब पढ़ रहे थे। औलाद के गम और फिर अशाज की बेरुखी ने उन्हें बहुत बूढ़ा कर दिया था। अशाज को आपसे कुछ बात करनी है। सुमैरा की बात पर उसने खा जाने वाली नज़रों से सुमैरा को देखा। वो तो यही सोच कर आया था कि वो ही सारी बात करेगी। अरे कहो बेटा, न जाने कितने सालों बाद तुम खुद से मुझसे कुछ कहने आए हो, उन्हें अपने पास बैठने का इशारा करते हुए बोले। सुमैरा तो उनके बाएं जानिब बेड पर मज़े से चढ़कर बैठ गई, जबकि वो तकल्लुफ़ से उनके पाँव के करीब बैठ गया। मैं निकाह करना चाहता हूँ, और कल ही। सर झुकाए वो झिझकते हुए बोला। उनके दरमियान ऐसा तकल्लुफ़ आ चुका था कि उसे अपनी ये ख्वाहिश बयान करते अजीब सा महसूस हो रहा था। किससे? उनके सवाल पर उसने अचंभे से उनकी जानिब देखा। लड़की से? उसके जवाब पर दोनों ने कहका लगाया। अशाज ने खश्मगी निगाहों से दोनों को देखा। जाहिर है बेटे, लड़की से ही करोगे, मगर कौन? कहीं वो तो नहीं जिसके साथ अभी कल ही स्कैंडल बना है? वो भी जहांदीदा बंदे थे, बहुत कुछ समझ गए। जी वही है, मगर निकाह सादगी से होगा, वो जान छुड़ाने वाले अंदाज में बोला।
अब तक के जितने स्कैंडल बने हैं सबसे बेहतर लड़की मुझे यही लगी है। ड्रामे भी अच्छे लिखती है। कल क्या कहो तो अभी निकाह के लिए चलें। वो उसकी हालत से लुत्फ़ उठा रहे थे। पहली बार वो उनके सामने दिल का हाल अयां करना भी नहीं चाह रहा था और कर भी रहा था। अब इतनी भी जल्दी नहीं, कल शाम में चलेंगे, वो मुंह बनाकर बोला। ठीक है, ज़रूर। उन्होंने फ़ौरन रज़ामंदी ज़ाहिर की। याहू! सुमैरा ने खुशी से नारा लगाया। तुम मुझे बहुत अजीज़ हो बेटे, मगर न जाने तुम कब तक अपनी माँ के किए की सज़ा मुझे देते रहोगे। उनकी बात पर वो खामोश ही रहा और इसी खामोशी से उठकर कमरे से बाहर चला गया। उन्होंने मायूसी से दरवाजे की जानिब देखा। वो ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत हो, सुमैरा उन्हें तसल्ली दिलाने लगी। मगर वो जानते थे ये बस झूठी तसल्लियाँ ही हैं। सुल्ताना ने रीम को अशाद से होने वाली बात के बारे में कुछ नहीं बताया था। मैंने अशाद से बात की है, कल वो आकर निकाह करके इसे ले जाएगा, सुल्ताना ने फ़ख्र को इत्तला दी। ये तुमने ठीक किया है, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। बाकी बच्चे भी हैं, उनका क्या बनेगा? फ़ख्र को शदीद परेशानी थी। उनकी कपड़े की दुकान थी। मार्केट में लोगों ने उनका दुकान पर बैठना मुहाल कर दिया था। तरह तरह के लोग आकर बातें बनाते थे। कम से कम इस निकाह से इतना तो होगा कि लोगों का मुंह बंद होगा। अगले दिन सिवाय रीम के बाकी सब घर वालों को पता था कि उसका अशाद से निकाह है। कुछ देर बाद चंद मेहमान आएंगे, जैसा कहूँ वैसा करना। समझना कुछ दिन पहले जो कुछ हुआ और जिस बदनामी से तुमने हमें दो चार किया, ये उसका असाला है। और अगर तुमने मेरी किसी बात से इनकार किया तो समझना हम तुम्हारे लिए मर चुके हैं। माँ के अल्फाज किसी खंजर की तरह रीम के सीने में बेबस हो रहे थे। इस लम्हे रीम के साथ सख्ती से पेश आना ज़रूरी था। वो जानती थी अगर ज़रा सा नरमी से उससे कहा तो वो इस सब के लिए कभी नहीं मानेगी। उनकी मजबूरी थी इस वक्त उसके साथ सख्ती बरतना, वरना वो जानती थी कि रीम ऐसी नहीं है। मगर वो इस मुआशरे का क्या करती जिसने उनका जीना मुहाल कर रखा था, एक ज़रा सी बात का बतंगड़ बना दिया था। वो खामोश ही रही, बस सर अस्बात में हिला दिया। उसके पास से मुतमईन होकर वो बाहर इंतज़ामात के लिए बढ़ी। डार्क ग्रे शलवार कमीज़ पहने वो तैयार खड़ा था। जिस लम्हे सुमहरा उसके कमरे में आई, वो परफ्यूम स्प्रे कर रहा था। आँखों में नमी लिए वो मोहब्बत से अपने जान से प्यारे भाई को देख रही थी। उनकी खुशियाँ भी माँ बाप की दुआओं के बगैर ऐसी ही होनी थी। तुम्हें क्या हुआ है, इतनी सेंटी क्यों हो रही हो? दाएं जानिब गर्दन मोड़कर सुमैरा को आंखों में नमी लिए खड़ा देखकर वो नजरें चुरा गया। देख रही हूँ कि मेरा भाई आज अपने घर वाला होने लगा है। उसके करीब आते कंधों से पकड़कर सर ऊंचा किए उसे मोहब्बत से देख रही थी। फिर बढ़कर उसका चेहरा दोनों हाथों में पकड़कर पंजे उठाकर बारी बारी उसके गालों पर प्यार किया। जाहिर है अब कभी तो बड़े होना था। वो उसकी जज्बाती कैफियत का असर ज़ायल करने के लिए इधर उधर की हाँक रहा था। चलो तुम्हारे ससुराली पहुँच रहे हैं कि नहीं? इरम की सारी फैमिली उनके साथ जा रही थी। अशाज वैसे भी उन सबका लाडला था। इरम के अम्मी अबू और उसका भाई तलहा सब कल रात से ये न्यूज़ सुनकर बहुत एक्साइटेड थे कि अशाज आज शादी करने जा रहा है। वो सब 3 गाड़ियों में बाराती बनकर रीम के घर पहुंच चुके थे। कुछ देर पहले समरीन रीम के कपड़े निकाल कर गई थी। काम वाले कपड़े देखकर रीम का दिल पूरी तरह धड़का। उसके अंदर एक खौफ पंजे गाड़ रहा था। जो कुछ वो सोच रही थी उसके दिल से दुआ निकली कि वो सही ना हो। खामोशी से कपड़े लेकर वो वॉशरूम में बंद हो चुकी थी। जिस लम्हे बाहर आई, इरम और सुमैरा उसके कमरे में मौजूद थी। उन दोनों को देखकर वो बुरी तरह चौंकी। आप यहाँ? उनकी मौजूदगी की वजह उसे समझ नहीं आ रही थी। सुमैरा आगे बढ़ी, मोहब्बत से उसे खुद में पहचान। आओ तुम्हें तैयार कर दें, आंटी का ऑर्डर आया है। सुमैरा और इरम उसका सवाल नज़रअंदाज करके उसे लिए ड्रेसिंग के आगे आईं। कुर्सी रखकर उसे वहाँ बिठाया। तुम्हारे पास कोई मेकअप का सामान है? वो अभी तक उनकी आमद पर हैरान थी।
यकदम इरम का हाथ थाम लिया। उन्हें कमरे में भेजते हुए सुल्ताना ने बता दिया था कि उन्होंने फ़िलहाल रीम को कुछ नहीं बताया। उन्होंने एहतजाज किया कि उसे पता होना चाहिए था, मगर सुल्ताना की क्या मसलियत थी वो दोनों नहीं जान सकी। प्लीज़ मुझे बताएं, आप दोनों को क्या कहकर यहाँ बुलाया है? मुझे तो अम्मी ने कुछ नहीं बताया, मगर मुझे यकीन है आप दोनों अनजान नहीं। इरम का बाजू थाम कर उसका रुख अपनी जानिब किया। आंसू भरी आंखों से उसे देखा। इरम ने एक नज़र सुमैरा को देखा। सुमैरा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसका चेहरा अपनी जानिब किया। मैं मानती हूँ कि मेरा भाई शायद बहुत बुरा है, मगर वो इस वक्त तुम्हें इज्जत देने के लिए हर हद तक जाने को तैयार है। यकीन करो वो इतना बुरा नहीं जितना बुरा तुम्हारे सामने पेश हुआ है, और इस सब में भी उसका कसूर नहीं। उसने तुम्हें किसी भी तरह ट्रैप नहीं किया। सुमैरा का अशाज के बारे में दिफा करना, और वो भी इस लम्हे, रीम को समझ नहीं आ रहा था। मुझे इस वक्त ये सब बातें नहीं करनी। मुझे वो वजह बताएं जिसकी वजह से आप दोनों इस वक्त यहाँ हैं। वो शदीद कश्मकश में थी। इस वक्त हम तुम्हें अशाज की बीवी बनाने के जतन करने के लिए यहाँ हैं। सुमैरा की बात पर उसकी आंखें हैरत की ज्यादती से फट गईं। ये नहीं हो सकता। जिस शख्स से मेरी इज्जत की धज्जियां बखेरी, मैं ये नहीं कर सकती। उसका अपने कंधे पर मौजूद हाथ बुरी तरह झटका। अशाज ने ये प्रोपेगेंडा नहीं किया रीम। इरम भी अब उसकी हिमायत में मैदान में आई। अगर उसने नहीं भी किया तो भी मैं इस शख्स से शादी नहीं कर सकती। वो दुनिया में आखिरी शख्स भी होगा तो भी वो मुझे कबूल नहीं। वो मुसलसल सर नफ़ी में हिला रही थी। सुमैरा को अपना खदशा दुरुस्त होता हुआ महसूस हुआ। इरम कमरे से बाहर गई। थोड़ी देर बाद सुल्ताना को लिए वो अंदर आई। मैंने तुम्हें कहा था कि जैसे मैं कहूँ तुमने वैसे करना है, वो गुस्से से उसे देखते हुए बोली, जो अपने हवासों में नहीं लग रही थी इस वक्त। तो एक काम करें, आप मुझे मार दें, मगर मुझे ये सब करने को नहीं कहें। मैं ऐसे शराबी और जानी की बीवी नहीं बन सकती। इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं। उसके मुंह से निकलने वाले अल्फाज सुमैरा को बेहद तकलीफ दे रहे थे। वो ऐसा नहीं है। ना जाने उसके दिमाग में किसने ये सब बातें डाल रखी थी। वो आपका भाई है, इसीलिए ऐसा नहीं लगता आपको। तड़क कर बोली। अम्मी प्लीज़ ये मत करें मेरे साथ। वो घुट घुट कर रो रही थी। दरवाज़ा खुला था। उसकी चीखों पुकार इतनी आहिस्ता नहीं थी कि ड्राइंग रूम में बैठे लोगों तक ना पहुंचती। सुमैरा खामोशी से बाहर निकल गई। उसे ये काम होता मुमकिन नहीं लग रहा था, लिहाजा वो अशाज को पहले से तैयार करना चाहती थी कि उन्हें खाली हाथ लौटना है। ड्राइंग रूम में आकर अशाज के साथ बैठते वो आहिस्ता आवाज़ में उसे सब बताने लगी। बाकी सब बातों में मसरूफ़ थे। तुम आंटी को बुलाओ। अशाज के कहने पर वो आहिस्ता से उठकर अंदर की जानिब गई। सुल्ताना रीम के कमरे में सर पकड़े बैठी थी। वो किसी तरह मान नहीं रही थी। आंटी प्लीज़ बात सुनिएगा। सुल्ताना के साथ साथ उसने इरम को भी बाहर आने का इशारा किया। वो दोनों बाहर चली गईं। रीम को लगा मामला टल गया है। कुछ देर बाद दरवाजे की दूसरी जानिब कदमों की चाप सुनाई दी। बगैर दस्तक किए कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। रीम खामोशी से बेड पर सर घुटनों पर रखे बैठी रही। उसे उम्मीद थी सुल्ताना होंगी। वो लोग चले गए होंगे और वो उसे लान तान करेंगी। वो अपने ही ख्याली पुलाव बना रही थी जब सर पर किसी ने उंगली से ठोक बजाई। उसे यकलख सर उठाकर देखा। अपने सामने खड़े अशाज को देखकर वो हैरतज़दा रह गई। अपनी माँ की परेशानी से वाकिफ़ हो? उसके सतह चेहरे को उसने नज़र भरकर देखा। हल्की पर्पल और ऑफ वाइट रंग के काम वाले सूट में दुपट्टा शानों पर डाले, आधे खुले आधे बंधे बालों के साथ वो अपने बालों की ही तरह शदीद उलझी हुई लगी। मेरी माँ है, उनका मसला मेरा मसला है, आपका नहीं। बेड से खड़े होते तलखी से बोली। चलो ठीक है, तुम्हारे नज़दीक मरना बेहतर है, मुझसे शादी करना नहीं तो ठीक है। उसकी बात पर उसने सवालिया नज़रों से अशाज की जानिब देखा। अशाज का यूँ मानना उसे समझ नहीं आया। अशाज ने अपनी दोनों हथेलियाँ उसके सामने की। एक पर निकाहनामा रोल करके मौजूद था और दूसरी पर
गन। दोनों में से एक का इंतखाब करो। तुम बदनाम हो चुकी हो, मरना बेहतर समझती हो, उठाओ गन और इसमें मौजूद गोलियां अपने अंदर उतारो। माँ बाप को भी जिल्लत से निकालो और ख़ुद को भी, वरना दूसरा रास्ता सिर्फ मुझसे शादी है। इन 2 ऑप्शंस के अलावा तुम्हारे पास तीसरा कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि सब के बाद कोई तुम्हें नहीं अपनाएगा। मैंने उस दिन भी तुम्हें कहा था, हकीकत को कबूल करना सीखो। और ये भी एक हकीकत है कि इस सब के बाद कोई तुम्हें नहीं अपनाएगा। तुम इसे मेरी साजिश समझो या जो भी, मैं तुम्हें हरगिज़ कोई सफाई नहीं दूंगा। वक्त बताएगा कि ये सब किसने किया। तुम्हारी जिंदा रहने की एक ही सूरत है और वो मुझसे शादी है। बुरा तुम्हें बहुत बकौल तुम्हारे, तो ये बात अपने छोटे से दिमाग में बिठा लो कि अगर जिंदा रहते मुझसे शादी को तरजीह ना दी तो मैं तुम्हें किसी और के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा। मुझसे शादी या मौत, वो इस वक्त सफाक बना हुआ था। जल्दी करो, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है। फ़ौरन फैसला करो। इतनी बहादुर हो तो उठाओ गन, ख़त्म करो खुद को। चाहो तो 2 गोलियां मेरे सीने में भी उतार दो, क्योंकि मैंने तो तुम्हारे साथ दुश्मनी की है। उसकी आंखें हैरत की ज्यादती से फट रही थीं। खुद तो पागल था ही, रीम को भी इस लम्हे पागल कर रहा था। उठाओ। अब की बार उसे टस से मस होते ना देखकर वो चिल्लाया। रीम बुरी तरह डर गई। पहले हाथ गन की जानिब बढ़ाया, कपकपाते हाथों से गन थामी। अशाज ने खामोशी से दोनों हाथ पीछे कर लिए। मारो खुद को। उसकी बात पर आंसू भरी आंखें उठाकर रीम ने अशाज को देखा। कितना सफाक था। कपकपाते हाथों से गन अपनी कनपट्टी पर रखकर वो आंखें भैंच गई। हाथ ट्रिगर पर था। चलाओ, अशाज फिर से सपाट लहजे में बोला। यकदम गन हाथ से फेंककर वो वहीं बैठकर फूट फूट कर रोई। वो इतनी हिम्मत नहीं कर सकती थी। मौत को गले लगाना इतना आसान नहीं होता। अशाज ने खामोशी से उसे रोते देखा। कुछ भी कहे बगैर मुड़कर बाहर चला गया। जाइए, वो अब कुछ नहीं कहेगी। सुल्ताना के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें तसल्ली दी और फिर कुछ देर बाद रीम ने इजाब कबूल अदा कर लिए। रीम फ़ख्र से वो रीम अशाज बन चुकी थी। वो सब मुतमईन थे। अभी वो अपने कमरे में ही थी कि कुछ सोचकर उसने अशाज को मैसेज किया, मुझे रुखसती नहीं करवानी। अशाज जो सबसे गले मिलकर अभी बैठा ही था, मोबाइल पर मिलने वाले मैसेज को देखकर चंद पल साकित हुआ। मुझे रीम से मिलना है, अगर आपकी इजाज़त हो। वो सुल्ताना के पास आया। हाँ हाँ बेटा, उन्हें कोई एतराज़ नहीं था। अशाज को उसके कमरे की जानिब जाने का इशारा किया। रीम को ज़रा सा भी गुमान नहीं था कि उसके मैसेज का जवाब लेकर वो खुद उसके कमरे में आ जाएगा। पहले की ही तरह अब भी दरवाज़ा बजाने का तरद्दुद उसने नहीं किया। दरवाज़ा धकेल कर जैसे ही वो अंदर दाखिल आया हुआ तो वो अब भी इसी तरह धुले मुंह से बैठी थी। दरवाज़ा बंद करके वो उसके करीब बेड पर बैठा। जब निकाह जैसा काम कर लिया है तो अब रुखसती भी करवा लो। उसे अंदर आते देखकर वो पहले ही बेड पर सीधी होकर बैठ चुकी थी। उसकी बात पर नज़र उठाकर देखा। आपने जिस तरह मुझे ट्रैप किया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। मेरे आसाब इतने मजबूत नहीं कि इतने सारे धचके एक साथ बर्दाश्त कर सकूं। वो तलखी से बोली। निकाह का धचका ही बहुत है, फ़िलहाल और किसी चीज़ को कबूल नहीं कर सकती। खैर, मैंने तो एक छोटी सी दरख्वास्त की है, आपकी मर्ज़ी है माने या ना माने। पहले मेरी कौन सी बात मान ली है? आपको तो वैसे भी ज़ोर ज़बरदस्ती की आदत है। वो मुसलसल उस पर लफ्ज़ों के वार कर रही थी जो खामोशी से वो सह रहा था। वो उसे रियायत दिए जा रहा था। मैंने तुम्हें एक बार पहले ही कहा था कि ऐसी बातें इंसान को नहीं कहनी चाहिए जो उसी के सामने आ जाए। तुम्हें अपने पारसाई का गुरूर है तो देख लो, अल्लाह ने मुझ जैसा बुरा सिफ्त इंसान तुम्हारी किस्मत में लिखकर तुम्हारा ये गुरूर तोड़ दिया। गर्दन मोड़े वो उसकी जानिब देखकर वही जज करने वाली मुस्कुराहट सजाए उसे चढ़ा रहा था। हाँ जानती हूँ, सारी जिंदगी ये अजाब सहना है, बार बार जताए मत। वो फाड़ खाने वाले लहजे में बोली। अगर मेरे साथ ये हुआ है तो याद रखिएगा आपके साथ भी अच्छा नहीं होगा।
एक बेबस की बेबसी का मजाक उड़ाने का बदला अल्लाह बहुत जल्द आपसे लेगा। भीगी आंखों को बेदर्दी से साफ करती वो इस लम्हे जहरखंद लहजे के बावजूद उसे बेहद प्यारी लग रही थी। अगर वो जान जाती तो एक बार फिर उसे साइको कहती। कुछ दिनों में कुछ इंकशाफात होने वाले हैं। क्या तब भी अपने अल्फाज पर कायम रहोगी? वो आधी अधूरी बात करके न जाने उससे क्या कहलवाना चाह रहा था। आपके बारे में राय कभी नहीं बदलेगी। जितने बुरे आप आज हैं इतने ही बुरे कल भी रहेंगे। जो मर्जी इंकशाफ हो जाए। वो जज्बाती हो रही थी। सोच लो, वो उसे चैलेंज करने वाले अंदाज में बोला। कुछ सोचने को छोड़ा है आपने? उसका लहजा मुसलसल कड़वा ही था। ओके मेरी जान, वेट एंड वॉच। एकदम उसे खुद से करीब करके उसके चेहरे पर ज़बरदस्ती मोहब्बत के फूल खिला गया। जानी और शराबी के साथ साथ घटिया भी हैं, वो उसकी ज़बरदस्ती पे चिल्ला उठी। गुस्से से वो गाल रगड़ा जहाँ कुछ देर पहले वो अपना लम्स जगा गया था। मेरी जान, इतनी एनर्जी वेस्ट मत करो। कुछ रुखसती के लिए भी संभाल रखो। वो मायने खैजी से कहता एक अदा से बालों में हाथ फेर कर उसके पास से उठा। रीम का बस नहीं चल रहा था, उसका सर फाड़ दे। निकल जाएं आप मेरे कमरे से। कोई जाए पना ना देखकर वो चेहरा सुर्ख लिए बोली, जो गुस्से और शर्म दोनों से सुर्ख हो रहा था। कब तक बचोगी जाने जहाँ? वो मजीद उसका पारा हाई करता एक आंख दबाकर मुस्कुराता बाहर निकल गया। वहाँ से निकलकर सुल्ताना बेगम को ड्राइंग रूम से बाहर बुलाया। मेरे ख्याल में अभी से जितना शौक मिला है वो काफ़ी है। आज रुखसती मत करवाएं। उसकी बात पर सुल्ताना के चेहरे पर सरासीनगी फैली। आप फिक्र मत करें, मैं जल्द रुखसती करवाऊंगा, लेकिन मेरे ख्याल से आज रहने दें। शायद कुछ दिनों में वो संभल जाए तो इस फैसले को दिल से कबूल कर ले। उसकी बात पर वो महज सर हिलाकर रह गई। अभी अगर वो कह देता कि ये आपकी बेटी की ख्वाहिश है तो उन्होंने ज़बरदस्ती उसे रुखसत कर देना था। इसीलिए रीम का नाम बीच में लाए बगैर उसने स्वभाव से उन्हें मना किया। सुमैरा से बात की, उसे भी यही मुनासिब लगा। कुछ देर बाद रीम को अशाज के हमरा लाकर बिठाया। चंद एक तस्वीरें खींचने और खाना खाने के बाद वो लोग वापसी के लिए उठ गए। सुमैरा ने रुखसती के हवाले से अपने ससुराल वालों को क्या कहा, अशाज नहीं जानता था। बहरहाल किसी ने इसके मुतालिक उससे बात नहीं की। अगले दिन अशाज ने खुद तस्वीरें अखबार वालों को भेजी। हकीम शाह अपना सारा प्लान फ्लॉप देखकर बिगड़ चुका था। अखबार के फ्रंट पेज पर अशाज और रीम की निकाह की तस्वीरें देखकर वो बिलबिला उठा। वो जो इसे एक दुनिया में बदनाम करना चाहता था, आज लोगों से मुबारकबादें और नेक तमन्नाएं समेट रहा था। तुमने पूरा एक दिन ज़ाया कर दिया है। उसके उसी दोस्त का फ़ोन था जिसे उसने नंबर ट्रेस करने के लिए दिया था। पहले तो निकाह की मुबारकबाद वसूल करो। और मैं हैरान हूँ कि ये नंबर किसके ज़ेरे इस्तेमाल है। यकीनन जानकर तुम भी हैरान होगे। अशाज उसकी बात सुनकर चौंका। ये नंबर हाकिम शाह के ज़ेरे इस्तेमाल है। तुम्हें कुछ स्क्रीनशॉट्स भी भेज रहा हूँ और कॉल की रिकॉर्डिंग्स भी। उसकी बात पर वो जितना हैरान होता कम था। अशाज सोच भी नहीं सकता था कि राशिद ये सब करेगा। अशाज ने हर लम्हा हर मुकाम पर राशिद का साथ दिया था, हमेशा फाइनेंशियली उसे सपोर्ट किया था। तमाम रिकॉर्डिंग सुनने के बाद अशाज का इश्ताल कम होने में नहीं आ रहा था। कुछ सोचकर उसने इरम को फ़ोन किया। कैसे हो दुल्हे मियाँ? वो शोख लहजे में बोली। राशिद इस वक्त कहाँ है? मैं उसे फ़ोन कर रहा हूँ, वो फ़ोन नहीं उठा रहा। उसकी बात के मुकाबले में अशाज का संजीदा लहजा इरम को बुरी तरह खटका। क्या हुआ है? सब खैर है? वो इस वक्त सेट पर होगा। तुम कितनी देर तक आ रहे हो? वैसे भी आज शूटिंग का आखिरी दिन है। इरम की बात पर वो हंकारा भरकर रह गया। वो सबके सामने उसे जलील नहीं करना चाहता था, मगर राशिद को छोड़ना भी नहीं चाहता था। मैं आ रहा हूँ। फ़ोन बंद करके वो तेज़ी से तैयार हुआ। सेट पर पहुंचकर पहले उसने तहम्मुल से सारी शूटिंग पूरी करवाई। रात में 10 बजे के करीब वो सब फारिग हुए। बहुत से टेक्नीशियंस और क्रू के लोग जा चुके थे। अशाज ने राशिद को इरम के ऑफिस में आने का कहा। जी सर। यार ये कुछ चीज़ें तुम्हें भेज रहा हूँ, बहुत दिलचस्प हैं, सुनो ज़रा। सोफे पर उसे अपने बराबर बिठाते हुए कहा। फिर मोबाइल से वो सब रिकॉर्डिंग्स उसे व्हाट्सएप की।
राशिद ने बड़े इश्तियाक से एक रिकॉर्डिंग प्ले की, मगर अपनी और हाकिम शाह की गुफ्तगू सुनकर उसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था, एक जा रहा था। अशाज एक बाजू सोफे की पुष्ट पर रखे बड़े गौर से उसके तासुरात जांच रहा था। ये तुमने क्यों किया? उसके हाथ से मोबाइल लेते वो उसके नज़दीक हुआ। आंखों में इंतहाई अजनबी तासुर था। क्या मेरी तुम्हारे साथ कभी कोई दुश्मनी रही है? उसके सवाल पर राशिद धूप निगल कर सरनफी में हिला गया। कितने पैसे दिए थे तो हाकिम ने तुम्हें? उसके अगले सवाल पर राशिद को लगा कि उसका गला और भी खुश्क होने लगा है। सर, वो इससे पहले कि वो कोई और बात बनाता, अशाज उसकी बात काट गया। अमाउंट बताओ, वो चिल्लाया। राशिद को अपनी खैर नज़र नहीं आ रही थी। यकदम उसकी गर्दन अशाज के हाथ की शिकंजे में आ चुकी थी। मैं तो अज़ल से बदनाम हूँ, मगर उस मासूम लड़की के साथ तुमने क्या किया है जानते हो? उसकी गर्दन को झटका देकर वो एक एक लफ्ज़ चबा कर बोला। माफ़ कर दें सर। उसके आगे हाथ जोड़े। अब कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा जिसमें तुम ये बात मानोगे कि तुमने हाकिम शाह के कहने पर यह सब किया, और मेरा और रीम का आपस में कोई रिलेशनशिप वाला चक्कर नहीं था। उसने तब तक राशिद की गर्दन नहीं छोड़ी जब तक वो अशाज की बात नहीं मान गया। और आइंदा किसी की माँ, बहन और बेटी की इज्जत की कीमत लगाते हुए ये सोच लेना कि तुम भी बेटी और बहन वाले हो। झटके से उसकी गर्दन छोड़ी। अगले दिन शाम में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला चुका था। ये कॉन्फ्रेंस उसके ऑफिस में ही थी। राशिद ने वैसे ही पूरे मीडिया के सामने बयान दिया जैसे कि अशाज ने उसे कहा। और आज इस कॉन्फ्रेंस में मैं एक और ऐलान कर रहा हूँ कि इन तमाम चैनल्स पर मैं केस कर रहा हूँ जिन्होंने हाकिम शाह के कहने पर मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया। लेकिन सर, आपने तो परसों शाम रीम से निकाह किया है, एक रिपोर्टर ने सवाल किया। अशाज पहले से ही इन सवालों के बारे में तैयार होकर आया था। जी बिल्कुल, इस रिश्ते के बारे में हमारी फैमिलीज़ में बातचीत चल रही थी, मगर अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ था, और ये रिश्ता मेरी ही जानिब से था। रीम को इस बारे में कुछ पता नहीं था, तो उनकी जानिब से ये निकाह मुकम्मल तौर पर अरेंज्ड निकाह है। और जैसे कि राशिद आपको बता चुका है कि वो सब तस्वीरें जो हमारी एक साथ ली गईं, वो बस ऐसे ही एक कोली के साथ बनाई जाने वाली हाकिम शाह के कहने पर थी। उनके पीछे कोई ऐसी कहानी नहीं थी जिसको गलत अंदाज और रंग देकर आप सबके सामने पेश किया गया है। ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी कि आप सभी रिपोर्टर्स, अखबारात और चैनल्स झूठ को सच में कैसे बदलते हैं, उसकी साफगोई से सब वाकिफ़ थे। और वो कैसे किसी को भी किसी भी वक्त रगड़ डालता था, ये भी सब जानते थे। अशाज के जवाब के बाद किसी और की हिम्मत नहीं हुई अशाज और रीम के मुतालिक कोई और सवाल करने की। रीम और उसके घर वाले भी ये शो लाइव देख रहे थे। कुछ देर पहले सुमैरा ने उसके मोबाइल पर वही रिकॉर्डिंग्स भी भेजी जो राशिद और हाकिम के दरमियान हुई थी। साथ सुमैरा के मैसेज ने इसे और भी शर्मिंदा किया। रीम, मैं ये सब तुम्हें इसलिए नहीं भेज रही कि मैं अशाज की पोजीशन क्लियर करवाना चाहती हूँ। मेरा ईमान है कि वो सच्चा है और ये तुम खुद जान लोगी, मगर तुम्हारा और अशाज का रिश्ता जिस गलतफहमी की बुनियाद पर शुरू हुआ है, मैं चाहती हूँ वो गलतफहमी दूर हो जाए। अशाज कभी भी तुम्हारे सामने कोई सफाई नहीं देगा। वो ये सब तुम्हारे ख़ानदान की इज्जत को बचाने के लिए कर रहा है। वो रिश्तों को उनकी अहमियत कभी मुंह से नहीं बताता, मगर वो अपने हर रिश्ते के लिए बहुत कंसर्न है। उम्मीद है तुम्हारी गलतफहमी ये सब सुनने के बाद ख़त्म हो जाएगी और तुम ये भी जान जाओगी कि तुम्हें अपनाने का फ़ैसला उसने खालिसतन दिल के हाथों मजबूर होकर किया है। वो शायद कभी ना माने, मगर तुम्हारी मोहब्बत चाहत बनकर उसकी आंखों से झलकती है। हो सके तो कभी गौर करना। सुमैरा के मैसेज ने उसे बुरी तरह शर्मिंदा कर डाला। अशाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उसकी आखिरी गलतफहमी भी ख़त्म कर दी। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है हमारी नई वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो जनाब, क्या वाकई रीम और अशाज की ज़िंदगी एक नया मोड़ लेगी या उनकी तमाम गलतफहमियाँ सही मायनों में ख़त्म हो गई हैं? ये जानने के लिए आप हमको हमारी नई वीडियो का इंतज़ार करना होगा। और हाँ, हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।